नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। मुंबई में जारी क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बीच राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने मुंबई पोर्ट पर छापा मारा है। यहां एक कंटेनर से 25 किलो हेरोइन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई के मुताबिक यूनिट ने पोर्ट पर छापेमारी के बाद नवी मुंबई के 62 साल के कारोबारी जय सांघवी को गिरफ्तार किया है। सांघवी पर आरोप है कि वे ईरान से मूंगफली के तेल की एक खेप में हेरोइन को छुपाकर मुंबई लाए थे। डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर नवी मुंबई ने नावा शेवा में ईरान से आए एक कंटेनर को पकड़ा गया और इसकी तलाशी में हेरोइन बरामद हुई। लखीमपुर हिंसा मामले का आरोप है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ है। उसे आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए समन किया गया था। इसके लिए गुरुवार को मंत्री के घर पर नोटिस चिपका दिया था। सूत्रों का कहना है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो गए चुका है। अंकित दास पूर्व कांग्रेसी नेता अखिलेश यादव का भतीजा है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल थी, जबकि आज सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों से संपर्क किया है। इस बीच मंत्री के एक रिश्तेदार अभिजीत मिश्रा ने दावा किया है कि आशीष मिश्रा जांच के पूरे सहयोग करेंगे। वे वकील के साथ पुलिस के सामने पेश होंगे, वे कहीं भागेंगे नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह अफरा तफरी मच गई। यहां यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे कई यात्रियों की फ्लाइट आज मिस हो गई और एयरपोर्ट पर लोग लंबी लंबी कतारों में फंस रहे हैं। डोमेस्टिक करियर इंडिया में यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एयरपोर्ट पर जल्दी रिपोर्ट करने की सलाह दी है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों की अचानक भीड़ की वजह फेस्टिवल सीजन को बताया है। देश के दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर भी कुछ इसी तरह के हालात देखते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया है। एक किताब के विमोचन के मौके पर सचिन पायलट जयपुर के एक होटल पहुंचे थे। पायलट ने आयोजकों की किताब लिखने के आग्रह का जवाब देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं 50 साल तक यहां पर हूं। पायलट के इस बयान को 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत के दिए उस जवाब ने माना जा रहा है, जिसमें गहलोत ने कहा था कि अभी 15-20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिससे दुखी होना हो वह हो जाए। गुरुवार रात को किताब विमोचन समारोह में पायलट ने एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार, केंद्र और बीजेपी की आड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नाम लिए बिना निशाने पर लाया। राजस्थान में सरकार का बिजली उत्पादन से लेकर खरीद और वितरण मैनेजमेंट पूरी तरह फेल होता जा रहा है। बिजली उत्पादन में काम आने वाले कोयलों की खरीदी समय पर नहीं हो पाई। इससे कोयलों की कीमत आ गई है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में घोषित और अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली संकट को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने भी बिजली बचत के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है। साथ ही अधिकारियों ने भी अभी अपील के लिए ऐसी कम चलाए। राज्य सरकार ने खुद ही माना है कि प्रदेश में बिजली संकट बढ़ा हुआ है। हालात यह है कि राजधानी में भी शुक्रवार को करीब 200 कॉलोनी और बस्तियों में 4 से 7 घंटे तक ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया, यानी इस दौरान बिजली नहीं आएगी। दिन में 35 डिग्री से ऊपर के तापमान के बीच लोगों को गर्मी में ही समय निकालना पड़ा। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भले ही नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है, वहीं भवानी देवी के ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग के तलवार भी 1.25 करोड़ की नीलामी हुई है। पीएम मोदी को तोहफे में दी गई चीजों की नीलामी की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो गई। वेबसाइट पर एक ऑक्शन के माध्यम से चीजों की नीलामी की गई। नीरज ने टोक्यो से गोल्ड मेडल जीतकर लौटने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात में अपने भाले को गिफ्ट में दिया था। इनके अलावा पीवी सिंधु और पहली बार ओलंपिक में तलवारबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भवानी देवी सहित कई खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें गिफ्ट दिया। नीरज के भाले की ऑनलाइन स्टोर्स में कीमत 80,000 रुपए है, लेकिन इसकी बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है। इसी तरह भवानी देवी के ऑटोग्राफ वाली फेंसिंग की तलवार की भी अच्छी बोली लग रही है। आज यानी 8 अक्टूबर को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट
3.35% पर बरकरार रखा है। यह लगातार 8वीं बार है जब दरों को जस का तस रखा गया है। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट को घटाया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी एमपीसी सदस्य दरें बरकरार रखने के पक्ष में हैं। अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखने पर एमपीसी ने 5 से 1 ब्याज दरों को और बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में रिकवरी के साफ संकेत दिख रहे हैं। अगस्त-दिसंबर में मांग में रिकवरी दिखे हैं और खाद्य महंगाई दर में कमी आई है। निवेश में सुधार शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। जुलाई अगस्त में महंगाई दर अनुमान से कम है। आरबीआई महंगाई को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। कृषि उत्पादन से ग्रामीण मांग में तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों में शहरी मांग बढ़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार दिन के ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 220 पॉइंट चढ़कर 59,900 पर और निफ्टी 60 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,850 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले सेंसेक्स 59,960 पर और निफ्टी 17,886 पर खुला था। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 शेयर बढ़त के साथ और 10 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस के शेयर 2% और टाटा स्टील टेक महिंद्रा के शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं एनटीपीसी के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश में श्राद्ध पक्ष की वजह से रुके प्रॉपर्टी के सौदे होने लगे हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन मध्य प्रदेश में 3,371 रजिस्ट्री हो चुकी है। लोगों ने इतनी जमीन, मकान और फ्लैट्स खरीदे। सबसे ज्यादा इंदौर में 605 रजिस्ट्री हुई, जबकि भोपाल में आंकड़ा 333 पर पहुंचा। प्रॉपर्टी से जुड़े जानकारों की मौतें ने माने तो नवरात्रि में प्रदेश भर में 60,000 से ज्यादा सौदे होने की उम्मीद है। श्राद्ध पक्ष की वजह से राजधानी समेत प्रदेश भर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कम हो गई है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई लोग बहुत मुहूर्त में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने लगे हैं। इसका नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश में हुई 3,771 रजिस्ट्री से लगाया जा सकता है। श्राद्ध के दिनों में यह आंकड़ा आधा भी नहीं था। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री इंदौर में हुई है। कोविड से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन रायपुर के तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन या कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी चाहिए। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। लोग ये आवेदन रायपुर जिले की वेबसाइट पर मिलेगा। आवेदन को कोविड-19 डेथ सैनिटी कमेटी सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होगा। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने सीडीएसी सर्टिफिकेट के साथ अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ एसेटिनिंग कमेटी का गठन किया है। समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज रायपुर विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में शुक्रवार को सबकी नजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के आरोप बेटे आशीष मिश्र पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी पुलिस ने गुरुवार को मंत्री आशीष मिश्र के घर पर सामान चिपका दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच बुलाया है। हालांकि यह तय नहीं आशीष पहुंचेंगे या नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार इस मामले की स्टेट रिपोर्ट दाखिल कर रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने अभी पूछा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई या नहीं। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा के 5 दिन बाद भी नेताओं का पहुंचना जारी है। अकाली दल का 5 सदस्यीय डेलीगेशन लखनऊ पहुंच गया है। सांसद हरिसिमरत कौर के साथ डेलीगेशन लखीमपुर रवाना हो गया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा, आज इसका फैसला हो गया। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन और कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे सुनवाई हुई। आर्यन खान के वकील सतीश मंचिदे ने कोर्ट में 2 जमानत अर्जी लगी है। 2 में से एक अंतरिम जमानत की याचिका है ताकि आर्यन को तत्काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की, यानी जब तक इस केस की जांच हो तब तक वे जमानत पर रहें। उधर एनडीपीसी एक्ट के तहत एनजीपी पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इसके लिए अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जिनमें घटनाक्रम हुआ रात 12 बजे। कांग्रेस महासचिव व पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए निकल गई। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लखीमपुर में आने वाले पालिया गांव पहुंचे और वहां उन्होंने 3 अक्टूबर को जान गंवाने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटीन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा, भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटीन में नहीं रखना होगा। हालांकि इन लोगों के कोविशील्ड का किसी दूसरे ब्रांड से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं, तब भी उन्हें वैक्सीन न लेने वालों की तरह 10 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे। इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन से आने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत बायोटेक वैक्सीन के 10 लाख डोज ईरान भेजेगा। टीकों का एक्सपोर्ट वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अक्टूबर में किया जाएगा। सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका कंपनी को भेजने की अनुमति भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सीरम के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने अगस्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से इसकी अनुमति मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात करने शुरू कर देगा। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।